हेलो एवरीवन। तो आज हम लेकर आए हैं अपना गद्य खंड का आखिरी अध्याय। तो मैम ने तो बता दिया कि भाई गद्य खंड का आखिरी अध्याय है, मगर क्लास नहीं बताई। क्लास जैसे कि आप सभी को पता है हम करा रहे हैं 11th क्लास। तो 11th क्लास में हमने इलेक्टिव का जो कोर्स स्टार्ट किया है उसकी पहली बुक ली है हमने अंतरा भाग 1। और ये अंतरा भाग 1 हमारी शुरू होती है गद्य खंड से, और गद्य खंड के बाद हमारा काव्य खंड है। तो गद्य खंड के हमारे लगभग सभी अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं और हम आ गए हैं गद्य खंड के अंतिम अध्याय में, और इसके बाद हमारा शुरू होगा काव्य खंड। तो जो ये अंतिम अध्याय है, यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित एक लेख है कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। भारतवर्ष जो कि स्वतंत्रता के बाद उसने बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, मतलब स्वतंत्रता से पहले जब तक अंग्रेज रहे उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक फेज देखा। कहने का मतलब है ऐसा समय कि जब वो भारत को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना, लूटना, उसके सारे संसाधनों को ले जाना। अब इस कंडीशन के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो भी उसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा कि भारत जिस स्थिति में था उससे कैसे निपटे और कैसे आगे बढ़े। ये सिर्फ राजनीतिज्ञों नहीं, साहित्यिकों ने भी बहुत इस बारे में सोचा। तो चलिए आज भी हम कुछ ऐसा ही पढ़ने वाले हैं कि हमारा भारतवर्ष उन्नति कैसे कर सकता है। तो आज हम सबसे पहले इस चैप्टर में देखेंगे लेखक जी का परिचय। लेखक है हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, उसके बाद पाठ की रूपरेखा और फिर पाठ का सार। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे लेखक आए भारतेंदु हरिश्चंद्र है 1850 से लेकर 1885 तक। अब देखिए भारत जब आज़ाद हुआ तो उसके सामने बहुत सारे फेजेस थे, लेकिन जब भारत गुलाम था तब भी जो कंडीशन थी उसमें भी बहुत सारे क्या कहते हैं ना द्वंद्व था। तो यहाँ पर इस द्वंद्व को भारतेंदु जी ने पहले ही समझ लिया था कि भारत जब आज़ाद होगा तो उसे क्या फेस करना पड़ेगा और अभी क्या फेस कर रहा है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम भारतेंदु जी का परिचय और फिर हम इस द्वंद्व को समझेंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 को काशी के एक संभ्रांत वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू गोपाल चंद्र था। इनका विवाह 13 वर्ष की अल्पा अवस्था में बन्नो देवी से हुआ। अल्पायु में माता पिता का स्वर्गवास हो जाने से घर का सारा उत्तरदायित्व इन पर आ गया। इनके पिता अच्छे कवि थे और गिरधर दास उपनाम से ब्रजभाषा में कविता करते थे। तो देखिए वो कवि थे, और दूसरा ये एक सम्भ्रांत परिवार में यानी कि पुश्तैनी अमीर थे ये। तो माता पिता के चले जाने के बाद ये नहीं था कि आर्थिक स्थिति इनकी कमजोर हुई हो, ये काफी अच्छी स्थिति में तब भी थे। भारतेंदु जी की स्कूली शिक्षा क्वींस कॉलेज बनारस में हुई, जो ना के बराबर रही क्योंकि वो ज्यादा पढ़े नहीं। लेकिन इन्होंने स्वाध्याय द्वारा हिंदी, फारसी, उर्दू, संस्कृत, बांग्ला तथा अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। इन्हें हिंदी के प्रति अगाध प्रेम था। ये मन के अत्यंत उदार, विनोदी और स्वाभिमानी व्यक्तित्व के स्वामी थे। आप कभी अगर इनके द्वारा एक है प्रेम घन की छाया स्मृति चैप्टर है, उसे आप पढ़ना तो उसमें ये चीज़ बड़ी तौर पर दी गई है कि किस तरीके से ये विनोदी स्वभाव के व्यक्ति थे। हिंदी साहित्य की सेवा तथा शिक्षा के प्रसार के लिए इन्होंने धन की व्यवस्था की और दीन दुखियों की सहायता की। मैंने कहा कि जैसे एक अच्छे परिवार से थे, हिंदी के प्रति अगाध प्रेम था, तो हिंदी के लिए ये काफ़ी संघर्षरत भी रहे। तो पैसा इनके पास था तो इसे खर्च करते रहे। 1880 ईस्वी में इनको भारतेंदु की पदवी से अलंकृत किया गया। नाम हरिश्चंद्र था मगर भारतेंदु की पदवी से इन्हें कब अलंकृत किया गया? 1880 में। इनकी दानशील प्रवृत्ति के कारण इनके छोटे भाई ने संपत्ति का बंटवारा करा लिया। अब उन्हें ये लगा कि भाई सारा पैसा ये दान कर देंगे, ऐसा ना हो मेरे हिस्से का भी दान कर दे, तो बंटवारा कर लिया गया, जिसका भारतेंदु के जीवन पर बड़ा दुखद प्रभाव पड़ा। अर्थात वे ऋणी हो गए। मतलब अब इतना इनके खुले हाथ थे कि आखिर तक ये क्या हो गए, इनके पास बहुत उधार हो गया। भारतेंदु जी रसा उपनाम से उर्दू में कविताएं करते थे। 15 वर्ष की अल्पायु ने इन्होंने जगन्नाथपुरी की यात्रा की। उसी समय से इनके मन में साहित्य सृजन की इच्छा जागृत हुई। इन्होंने अनेक स्थानों की यात्राएं की, जिनका वर्णन इन्होंने यात्रा वृत्तों में विस्तार से किया है। 1884 में ये की गई बलिया की यात्रा इनकी अंतिम यात्रा रही।
इसी यात्रा में उन्होंने जो भाषण दिया वही पाठ में संकलित है। तो बलिया यात्रा के दौरान जो भाषण दिया गया था वो ही इस पाठ में संकलित किया गया है। इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, साथ ही बनारस के एक कॉलेज की स्थापना भी की। इसके अलावा इन्होंने अनेक सभा संस्थानों की स्थापना की। 6 जनवरी 1885 को 35 वर्ष की अल्पायु में इनका देहांत हो गया। तो ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए अब देख लेते हैं इनकी कुछ कृतियां। ठीक है, भारतेंदु जी बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। बहुमुखी प्रतिभा यानी कि इन्होंने कई विधाओं में कार्य किया और इवन कई भाषाओं में भी लिखा। बाबू राधा कृष्ण दास ने भारतेंदु जी की 284 रचनाओं का उल्लेख किया है, जिनमें से कुछ रचनाएं अपूर्ण हैं, क्योंकि भाई देखिए आपको पता है कि उनकी अल्पायु 35 वर्ष की अल्पायु में हुआ, तो उस दौरान भी इनकी कई रचनाएं जो ये लिख रहे थे वो अपूर्ण रह गई। तो कुछ अप्रकाशित हैं जो प्रकाशित ही नहीं हुई। मूलतः अधिकांश विद्वानों ने माना है कि भारतेंदु जी ने लगभग 175 ग्रंथों की रचना की है। दूसरी ओर डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वार्ष्णेय के अनुसार इस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 69 छोटी बड़ी रचनाएं और अनेक स्फुट कविताएं उपलब्ध हैं। इनकी प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं। तो भाई देखिए हर एक का मानना अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग इसलिए क्योंकि कुछ आदि हैं, कुछ अप्रकाशित हैं, इस वजह से ये गिनतियां अपने आप में सिमिलर नहीं हो पा रही हैं। अब चलिए इनकी कुछ रचनाएं जो हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले इनकी काव्य कृतियां हम देखेंगे। भक्त सर्वस्व, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, दान लीला तथा कृष्ण चरित्र आदि भक्ति तथा दिव्य प्रेम की भावनाओं पर आधारित काव्य कृतियां हैं। ब्रज भाषा में लिखी इन रचनाओं में श्री कृष्ण की लीलाओं का बड़ा ही मनमोहक वर्णन किया गया है। अब आते हैं देश प्रेम संबंधी काव्य, क्योंकि देखिए 1885 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, 1885 में ही है ना, हाँ 1885 में इनकी मृत्यु हुई। तो उस दौरान तक भारत में स्वतंत्रता संग्राम आप सभी को पता है 1857 में एक हो चुका था, और उसके बाद भारत में एक स्वतंत्रता की लहर दौड़ ही चुकी थी। तो काफ़ी हद तक देश को लेकर सभी के मन में एक भाव था, तो भारतेंदु जी ने उस पर भी अपनी रचनाएं करी हैं। भारत वीरत्व, विजयिनी, विजयवल्लरी, विजय पताका। फिर आते हैं श्रृंगार प्रधान काव्य, जिसमें सच्चाई श्रृंगार है, प्रेम फुलवारी, प्रेम आश्रु वर्षण, प्रेम सरोवर आदि हैं। फिर आते हैं नाटक। भारतेंदु जी में जो है वो नाटकों के लिए ज्यादा फेमस रहे हैं। भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, नील देवी, अंधेरी नगरी आदि। फिर आते हैं उपन्यास। इन्होंने उपन्यास लिखे हैं, पूर्ण प्रकाश तथा चंद्र प्रभा। फिर आते हैं हास्य व्यंग्यपूर्ण रचनाएं हैं इनकी, बंदर सभा, बकरी विलाप। इतिहास और पुरातत्व संबंधी जो उनकी रचनाएं रही उनमें है कश्मीर कुसुम, रामायण का समय, महाराष्ट्र देश का इतिहास, अग्रवालों की उत्पत्ति, बूंदी का राजवंश तथा चरित्रावली आदि। फिर आते हैं इन्होंने संपादन में भी काम किया है, तो इनकी इन्होंने पत्रिका जो निकाली वो है कवि वचन सुधा, जो कि एक पत्रिका रही, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका तथा बालबोधिनी। फिर अन्य काव्य रचनाएं इनकी रही है होली, वर्षा विनोद, वसंत, श्री राम लीला, राज संग्रह, प्रबोधिनी, मधुमुकुल आदि। अनुवाद इन्होंने किया है मर्चेंट ऑफ वेनिस तथा मधु राक्षस का, जो आपको पता है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस इंग्लिश में है और मधु राक्षस जो है वो बांग्ला में थी, तो इसको हिंदी में इन्होंने अब अनुवादित किया है। चलिए अब आ जाते हैं इस पाठ में, पूरे में हम पढ़ने क्या वाले हैं। नवंबर 1884 को बलिया ददरी मेले के अवसर पर आर्य देवोपकारिणी सभा में भारतेंदु द्वारा दिया गया यह ऐतिहासिक भाषण बलिया बाख्यान के नाम से प्रसिद्ध है। तो जो अभी हम पढ़ेंगे ना, ये वही भाषण का अंश है। इस भाषण में भारतेंदु ने बुनियादी सरोकारों और चिंताओं को एक साथ अभिव्यक्त किया है। बुनियादी सरोकार यानी बुनियादी जो नीड्स हैं, जो हमारी ज़रूरतें होती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन में बताया है। अंग्रेज कलेक्टर डी.टी. रॉबर्ट्स की तुलना अकबर से करते हुए भारतेंदु अंग्रेजी राज को उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं, कि भाई उनको ये था कि डी.टी. रॉबर्ट काफ़ी जो है वो परोपकारी कलेक्टर हैं, तो उन्होंने अंग्रेज़ों से अकबर से उनकी तुलना कर दी थी। लेकिन साथ ही परदेसी वस्तु और परदेशी भाषा के आश्रय रहने का विरोध करते हैं, कि परदेसी चीज़ों का हमें जो है वो स्वीकार नहीं करना चाहिए।
वह देशवासियों को स्वरोजगार और स्वदेशी के लिए प्रेरित किया कि अपना रोजगार खुद कीजिए और स्वदेशी अपनाइए। तो इस पूरे भाषण में हम यही देखने वाले हैं। तो चलिए पाठ का सार शुरू करते हैं। पाठ काफी लंबा है, लेकिन तब भी हमने इसे छोटा करने की कोशिश करी है और सभी इंपॉर्टेंट जितनी चीजें हैं उन सभी को यहाँ पर संकलित किया है। भारतेंदु द्वारा बलिया नगरवासियों की प्रशंसा करना। तो बलिया में चूंकि भाषण दे रहे थे तो संबोधन शुरू ही वहीं से होता है कि वहां के लोगों की तारीफ की जाए। भारतेंदु अपने भाषण आयोजन के लिए बलिया नगर गए थे। ये दिन उनके लिए अत्यंत आनंद व उत्साह से भरे थे। भारतेंदु के उत्साह का कारण यह था कि जिस भारत के लोग गुलामी को अपना भाग्य समझकर स्वीकार कर बैठे थे, वहां इस छोटे से नगर के लोग अपने सभी काम छोड़, आलस्य छोड़, यहाँ इस राष्ट्र भक्ति के भाषण को सुनने के लिए बड़ी संख्या में एकत्रित हुए थे। अब तक भारतीयों के ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार हो चुका था, उन्होंने इतनी लड़ाई लड़ चुकी थी, लेकिन वो उस चीज में जीत नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने मान लिया था कि शायद गुलामी हमारे भाग्य में है। लेकिन जब यहाँ पर भारतेंदु जी पहुंचे बलिया में, तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा जन सैलाब उन्हें सुनने के लिए आया था और सभी ये जानते थे कि ये देशभक्ति संबंधित जो है आयोजन किया गया है। भारतेंदु कहते हैं कि बनारस जैसे बड़े शहर में भी ऐसे परिवर्तन देखने को नहीं मिला कि वहां पे भी लोग इतनी बड़ी संख्या में देशभक्ति आयोजित किसी कार्यक्रम में एकत्र हुए हों। भारतेंदु ने बलिया नगर के कलेक्टर रॉबर्ट साहब की प्रशंसा की तथा उन्हें अकबर की संज्ञा भी दी, क्योंकि वो बलिया के जो कलेक्टर थे वो वहां के लोगों के लिए चिंतित रहते थे, कार्य करते थे, सिर्फ उन्हें लूटने का काम नहीं करते थे। साथ ही प्रसिद्ध लोगों जैसे अब्दुल फजल, बीरबल, टोडरमल, मुंशी चतुर्भुज सहाय, मुंशी बिहारी लाल साहब आदि की प्रशंसा कर भारत को गौरवान्वित किया। तो सिर्फ वहां पर इतने लोगों का ही नहीं, और भी बहुत सारे लोगों की प्रशंसा उन्होंने की। भारतीयों की असहाय स्थिति का वर्णन। अब भारतीय इतने असहाय हैं, इसका वो बड़े उससे वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं? भारतेंदु हिंदुस्तानी लोगों को रेलगाड़ी के समान बताते हैं। यद्यपि उसमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी होती है, यानी कि डिब्बे लगे होते हैं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास इस तरीके के, पर बिना इंजन के ये सब चले कैसे? अब रेलगाड़ी आप चलिए, जितनी महंगी से महंगी चीज़ लगा लीजिए, महंगी से महंगी चीज़ उसमें कर लीजिए, लेकिन जब तक इंजन नहीं लगेगा वो गाड़ी तो चल नहीं सकती। तो उन्होंने भारतीयों को इसी तरीके का बताया। उसी प्रकार हिंदुस्तानी लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाला कोई चाहिए, यानी कि वो चलने को तैयार है, लेकिन उनका नेतृत्व कोई एक व्यक्ति अगर करे तो वो चल लेंगे। यदि उन्हें कोई मार्गदर्शक मिल जाए तो यह अपनी शक्ति पहचान सकते हैं। भारतेंदु व्यंग करते हुए कहते हैं, जो राजा महाराजा, नायाब, रईस हैं, जिन्हें देश के प्रतिनिधित्व की भूमिका निभानी चाहिए थी, उन्हें तो अपने भोग विलास, पूजा, भोजन, झूठी गप मारने से फुर्सत नहीं है। ऐसी स्थिति में भारत की उन्नति कैसे हो सकती है? तो उनका कहने का मतलब है कि जो लोग संपन्न हैं उन्हें इस तरीके के नेतृत्व को संभालना चाहिए और भारतीयों का नेतृत्व करें और जो है वो आगे बढ़े। लेकिन ये लोग जो हैं वो अपने ही भोग विलास, अपने ही क्रियाकलापों में मस्त हैं। तो भाई जब प्रतिनिधित्व ही सही नहीं होगा तो किस तरीके से भारत की उन्नति होगी? भारतीय लोगों का आलस्यपन। अब भारतीय आलसी भी हैं, ये चीज भी उनका मानना था। उस पर उन्होंने क्या कहा? आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या और जगत की उन्नति की कृपा से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र उपलब्ध हैं। सही सी बात है कि अंग्रेज जब भारत आए तो सिर्फ वो अपने साथ क्या कहते हैं मसाले लेकर आए थे, लेकिन बाद में वो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज भी लेकर आए, बहुत सारी पुस्तकें यानी कि ज्ञान लेकर भी आए। तब भी हम लोग निरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बने हुए हैं। समझ में आया? जो हाथों से चुंगी देते हुए गाड़ी जो चलती है, हम उसी तरह की गाड़ी को ही जोत रहे हैं। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीसी आदि, तुर्की, ताजी सब सरपट दौड़ते जा रहे हैं। यानी कि भारत के अलावा जितने देश हैं वो इतनी तरह की टेक्नोलॉजी, पुस्तकें पाके वो बिल्कुल दौड़ रहे हैं, और हम लोग क्या है? हम लोग सिर्फ बैठे हुए हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम पहले छू लें। यानी कि जो बाहर के देश है, अमेरिका है, फ्रांस है, तुर्की है, ये सभी क्या है? वो एक अजीब सी दौड़ में दौड़ रहे हैं अपने आप को आगे विकसित करने के लिए, और ये है कि सबसे पहले हम पहुंच जाएं। अन्य देशों की बात छोड़ो, यहाँ तक कि जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देखकर भी इन्हें लाज नहीं आती। यानी कि जापानी, अभी तक जापान बहुत पीछे था, अभी उसने होड़ नहीं लगाई थी अंग्रेजी से,
क्योंकि यहाँ पर अभी विश्व युद्ध तो 1945 में हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध। तो अभी जब होता तभी उन पे बम विस्फोट होता, उसके बाद इन्होंने प्रगति करनी शुरू करी, लेकिन तब तक ये बहुत ही धीमी गति पे थे। इस प्रगति के दौरे में भी ये भारतीय कमबख्ती व निकम्मेपन का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बांधे। जब पूरा देश सरपट विकास की दौड़ में दौड़ रहा है और यहाँ पर भारतीय क्या है, वो अपने अपने आलस में बैठे हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। अंग्रेजी शासन की प्रशंसा करी उन्होंने। क्या कहते हैं, मनुष्य का जन्म पाना कितना दुर्लभ है, जरा इन भारतीयों को कोई समझाए। इतना सामान पाकर भी जो मनुष्य इस संसार सागर के पार न जा पाए, उसे तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। यानी कि आपको इतनी जो संसाधन मिले हैं, इसमें आप दौड़ सकते हैं, लेकिन आप चलना भी नहीं चाहते। यही दशा इस समय हिंदुस्तानियों की है। यदि अंग्रेज शासन की सुविधाएं पाकर भी हम लोग उन्नति ना करें, तो यह हमारा अभाग्य और परमेश्वर की कोप होगी। तो उनका कहने का मतलब था कि माना कि अंग्रेजी सरकार हम पर राज कर रही है, लेकिन इसने हमें इतनी फैसिलिटीज दी हैं कि इनको पाकर हम काफी प्रगति कर सकते हैं। इस बात को भारतेंदु जी ने एक उदाहरण देकर लोगों को समझाया कि सास ने अनुमोदन से एकांत रात में सूने रंगमंडल में जाकर भी बहुत दिन से जिस प्राण से प्यारे परदेशी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा थी, उसका लाज में मुंह भी ना देखे तो बोले भी ना, तो उसका अभाग्य ही होगा। तो उसने क्या बोला कि उन्होंने उदाहरण दिया कि एक पत्नी है, उसका पति बहुत दिनों से बाहर है, कि क्या कहते बहुत दिनों से बाहर है। तो जब वो आता है तो जो वाइफ है, वो जो बहू होती है, वो अपनी सास से बहुत रिक्वेस्ट करके अपने पति से मिलने के लिए जाती है। वहां मिलती है, लेकिन अपने मुंह का घूंघट नहीं उठाती। क्या करती, मुंह का घूंघट नहीं उठाती। तो इतना मेहनत करके, इतने मन में राग, इतनी प्यार लेकर, इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद तुम वहां पहुंची भी और तुमने अपने मुंह का घूंघट ना उठाया, तो तुम्हारे मिलन का क्या फायदा। वही चीज, तो उससे बड़ा अभाग्य कौन होगा। वह तो कल फिर परदेश चला जाएगा, मतलब कि पति तो फिर दूसरे दिन परदेश चला जाएगा, तुम घूंघट ना उठाओ तो क्या किया जाए। वैसे ही अंग्रेज के राज्य में जो हम कुएं के मेढक, काट के उल्लू, पिंजरे के गंगाराम ही रहे, तो हमारी कमबख्त कमबख्ती ही फिर कमबख्ती ही है। तो यानी कि हम, अंग्रेजी सरकार ने जो हमको दी है फैसिलिटीज, अगर उससे भी हम करके आगे उन्नति ना कर पाए, तो हम तो उसी बहू की तरह हैं कि जो अपने पति से मिलने इतने सालों बाद वहां पर पहुंची और अपने मुंह का घूंघट उसने नहीं उठाया। भारतीय लोगों की विदेशी लोगों से तुलना करना, ठीक है बाबा, हम क्या उन्नति करें ही नहीं, तुम्हारा पेट भरा है तो तुमको दूर की सूझती है, यह कहना उनकी भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था। तो उन्होंने कहा, उसमें से एक ने पूछा, तो क्या हमारा पेट खाली है तो क्या हम यूं ही उन्नति करें। तो उन्होंने फिर बताया कि भाई, ये जो हम पे राज कर रहे हैं ना, एक समय इनका पेट भी खाली था, ये भी भूखे थे। उसने एक से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति की, ये राह के कांटों को साफ किया। उन्होंने ये नहीं था कि सिर्फ वो पेट भरने में लगे रहे, वो पेट भी भर रहे थे और आगे बढ़ने के रास्ते भी खोज रहे थे। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं है? वहां पे भी ये सारे लोग हैं। किसी देश में सभी पेट भरे नहीं होते, यानी कि कोई भी देश हो, ऐसा नहीं है कि सभी के पेट भरे हों, उसमें किसी न किसी का पेट खाली जरूर होता है। किंतु वे लोग जहाँ खेत जोते बोते हैं, वहीं वह भी सोचते हैं कि ऐसा और कौन नई कला या मसाला बनाए जिससे इस खेती में आगे से दूना अन्न उपजे। यानी कि जो काम हम कर रहे हैं उसमें और आगे बढ़ने के रास्तों को हम खोजते रहें। अब जैसे होता है, शेफ होता है, शेफ रेस्टोरेंट चला रहा है, तो वो खाना उसका चल तो रहा है, बन रहा है, बिक रहा है, लेकिन उसमें और भी वेरिएशन करके अपने रेस्टोरेंट पे और वैरायटीज डालता है, ताकि उसका रेस्टोरेंट और ज्यादा फेमस हो और ज्यादा लोग वहां पर आए। वही चीज उन्होंने यहाँ बताई कि खेती करना ही नहीं है, उसमें और कैसे ज्यादा अन्न उपजना है, वो इसके भी रास्ते खोजता रहता है। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। यहाँ तो कोचवान हुक्का पिएगा और गप करेगा, यानी कि वहां पे वो खाली वक्त में भी अपने आप को यूटिलाइज कर रहे हैं, अपने आप को ज्ञान दे रहे हैं, अपनी अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हैं, वो पेपर पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या है, खाली बैठे हैं तो हुक्का पी लेंगे, गप मार लेंगे, तो अपने टाइम को आप बर्बाद कर रहे हो ना। जिनका कोई अर्थ नहीं होता, वहां के लोग गप भी देश के हित में ही करते हैं।
उन लोगों का सिद्धांत ही यही है कि उनका एक क्षण भी व्यर्थ ना जाए। तो वहां पर वो अंग्रेजों से तुलना करते हुए कहते हैं कि वहां के लोग अपने समय का सही यूटिलाइज करना जानते हैं। उनकी तुलना में यहाँ के लोगों में जितना निकम्मापन होगा उतना ही बड़ा वह समझा जाता है। कहने का मतलब है आपको अपना आलस छोड़ना होगा, तब आप कहीं का, और अपने खाली समय को सही जगह यूटिलाइज करना है। इस निकम्मेपन की अति देखते हुए कवि मलकू दास ने तो एक दोहा भी बना डाला भारतीयों के निकम्मेपन को लेकर। क्या बोले, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम। तो यानी कि ये लोग क्या है, काम नहीं करना चाहते, ईश्वर के भरोसे बैठे हैं कि वही हमें सब कुछ दे देंगे। अब आते हैं भारत की दरिद्रता पर। भारतेंदु कहते हैं कि भारत में जिधर देखो वहां बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती जा रही है। यानी कि आबादी जो ऐसे लोगों की बढ़ रही है जो काम नहीं करना चाहते हैं। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं है। अमीरों की मुसाहबी दलाली और अमीरों के नौजवान लड़कों के खराब करना या किसी की जमा मार लेना, इनके सिवा बतलाएं और कौन सा रोजगार है। यानी कि कहने का है जो बड़े लोग हैं वो दूसरों को सताने और मौज मस्ती में हैं, और उनकी चाकरी में जो लोग लगे हैं वो उन्हीं की चाकरी में लगे हैं, अपनी उन्नति के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। जिससे कुछ रुपया मिले, चारों ओर दरिद्रता की आग लगी है। क्योंकि हम लोग क्या है, सिर्फ एक के भरोसे बैठे और रास्ते खोजने के बारे में नहीं सोचते हैं। हमारा भारत दरिद्र कुटुंबी की तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है। जो लाजवंती कुल की बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है, वही दशा हिंदुस्तान की है। यानी कि एक बहू जो है अपनी इज्जत को छिपाने के लिए अपनी फटी साड़ी को ही सी कर अपनी उसी इज्जत बचा रही है, वही दशा यहाँ हिंदुस्तान के नागरिकों की है। उनकी दशा बहुत बुरी है, लेकिन वो उसी में पैबंद लगाए जा रहे हैं और आगे नए खरीदने के बारे में या उसको नए खरीदने के सोर्सेस के बारे में नहीं सोच रहे हैं। भारतेंदु द्वारा भारतवासियों को सचेत करना। क्या कहते हैं भारतेंदु? कहते हैं भारत की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अब देखिए ये कब की बात है, 1984 की, ठीक है। और भारत की संपत्ति कम हो रही है, क्योंकि जितने लोगों में बढ़ती जाएगी उतनी कम होती जाएगी। अब इस तरह हाथ पे हाथ रखने से काम ना बनेगा। भाइयों, इन राजाओं महाराजाओं के भरोसे मत बैठो कि ये सभी कभी प्रगति के बारे में भी सोचेंगे। ये मत सोचो कि राजा महाराजा हम लोग की प्रगति के बारे में सोचेंगे। ये सभी अपनी ही सुख सुविधाओं में तल्लीन है। अब तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो, कब तक अपने ही जंगली हूस, मूर्ख, बोधे और डरपोक कहलाओगे। मतलब तुम्हें क्या है, तुमको बेवकूफ बना दिया जाता है, किसी की सरपस्तगी में रख दिया जाता है, तुम उसी के आसरे बैठे रहते हो। तुम्हें आलस छोड़ना है, तुम मूर्ख नहीं हो, बढ़ो आगे, काम करो। इस सरकार के राज्य को पाकर ऐसी उन्नति करो जो पूर्ण रूपेण हो, जैसे धर्म में, घर में, काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर के बल में, मन के बल में, समाज में, बालक में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति, सब देश उन्नति करो। तो यानी कि ये नहीं है कि बुजुर्ग हो तो तुम काम नहीं कर सकते, बच्चे हो तो तुम उन्नति, हर इंसान, हर व्यक्ति अपने तरीके से कार्य करके उन्नति को प्राप्त कर सकता है। भारतेंदु के उग्र विचार। क्या कहते हैं भारतेंदु जी? कहते हैं जो लोग देश के बारे में सोचते हैं वे अपने सुख को होम यानी कुर्बान करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस लो। कहने का मतलब है कि हम जो लोग अपनी प्रगति के लिए अपना सब कुछ होम करना चाहते हैं, खास तौर से अपना सुख, तो समझ लो कि तुम कमर कसो और काम पर चल दो। एक दूसरे को देखकर सभी लोग एकजुट अवश्य होंगे। तुम काम पर चलोगे तो तुम्हें देखकर और लोग आएंगे, उनको देखकर और लोग आएंगे। इस तरीके से एक जो है हाथ जोड़कर कड़ी बनती जाएगी। भारतवासियों, अपनी कमजोरियों के कारणों को खोजो। क्या चीज है जो तुम्हें कमजोर बना रही है, उसे खोजो और नष्ट करो। जो लोग धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं, इन लोगों को पकड़ कर लाओ और कैद करो। यानी कि जो लोग किसी भी चीज की आड़ में रहकर आलस्य को दिखा रहे हैं, इनको पकड़ के लाओ और इनके आलस्य को बंद करो। जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आए तो जिस क्रोध से उसको पकड़कर मारोगे, जहां तक तुम में शक्ति होगी उसका सत्यानाश करोगे। वैसे ही जो बातें या विपत्ति तुम्हारी उन्नति के पथ में बाधा बने, तुम उसका विनाश कर दो।
जब तक आप विद्रोह नहीं करोगे तब तक आपका देश उन्नति नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा कि अगर आपके देश में, आपके घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति घुस आए जो आपके घर की स्त्रियों को छेड़े या उनके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करे, तो तुम पूरी शक्ति से उसके साथ लड़ोगे, उसका जितना नुकसान कर सकते हो करोगे, पूरी शक्ति लगाओगे, पूरा बल लगाओगे। तो उसी तरीके से तुम अपनी शक्ति पूरी कहाँ होम कर दो? अपनी प्रगति में, ठीक है, पूरी शक्ति, पूरी बल, क्योंकि तुम जितनी शक्ति से काम करोगे उतनी जल्दी तुम उन्नति करोगे और भारतवर्ष फिर उसके आगे उन्नति करेगा। भारत की उन्नति का आधार क्या बताया उन्होंने? भारतेंदु अपने भाषण में कहते हैं, सर्वप्रथम हमें उन्नति का मूल आधार खोजना होगा और वह आधार है धर्म। समझ में आया? हमें उन्नति किस आधार पर करनी, कोई ना कोई एक बेस सोचकर तो हमें करना होगा ना। तो वो आधार हमारा क्या है? धर्म है। सबसे पहले धर्म की उन्नति करनी होगी। जैसे अंग्रेजों की धर्म नीति और राजनीति परस्पर मिलती है, जिसमें उनकी दिन प्रतिदिन उन्नति हो रही है। तो समझ में आया? धर्म का मतलब ये नहीं होता कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अपने जीवन के कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, उनको लेकर तुम चलो। हमारे यहाँ जो धर्म के आवरण में ना जाने कितने रीति रिवाज, नीतियाँ, समाज गठन, वेद पुराण भरे हुए। जैसे ये तुम्हारा बलिया का मेला, इसमें स्नान करना, एकादशी का व्रत, दिवाली पर साल भर की सफाई एक बार में करना, यही त्योहार जैसे तुम्हारी म्यूनसिपालिटी हो, ठीक है। यानी कि म्यूनसिपालिटी मतलब इस एक त्योहार में तुम पूरी सफाई कर डालते हो। दीपावली आती है ना, दीपावली में हम पूरी सफाई कर डालते हैं। तो वही चीज़ आपको अपनी इसी धर्म को अपनी मजबूती बनानी है। हमारे में बहुत सारे रीति रिवाज हैं, इनमें बहुत सारी चीज़ों को सीख दी गई है, उन सीखों को अपना आदर्श बनाना है और आदर्श बनाकर आगे निकलना है। ये सभी पर्व, तीर्थ, व्रत आदि में धर्म नीति और समाज नीति की को दूध पानी के समान मिलाया जाता है। तो समझ में आया? ये धर्म जो है इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें, आदर्श, मूल नीतियाँ हमको सिखाई जाती हैं। वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन करना है और शेष कर्मकांड तो समाज धर्म है, अर्थात लोगों द्वारा बनाए गए हैं, जिन्हें समय अनुसार समाज के हित के लिए बदला जा सकता है और हिंदुस्तान की उन्नति की जा सकती है। तो जो रूढ़ियां हमारे पद पर पड़ रही हैं, ये सिर्फ मनुष्यों द्वारा बनाए गए धर्मकांड हैं। इनको हमें तोड़कर आगे निकलना है। हम आगे निकलेंगे तो देश भी उन्नति करेगा। सामाजिक कुरीतियों पर कटाक्ष। अब देखिए, ये नहीं, धर्म की आड़ में हमारे देश में बहुत सारी कुरीतियां भी चलती हैं, तो उस पर कटाक्ष किया है उन्होंने। भारतेंदु अपने भाषण में सामाजिक कुरीतियों पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि हमारे समाज में बाल विवाह जैसी कुरीति विद्यमान है, जिसमें लड़कों को छोटेपन में ही ब्याहकर उनका बल, वीर, आयुष को क्षीण किया जा रहा है। आप उनके माँ बाप हैं या उनके शत्रु, वीर उनके शरीर के पुष्ट होने दीजिए, यानी कि उनको मजबूत बनने दीजिए। विद्या कुछ पढ़ लेने दीजिए। नून, तेल, लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनका पैर काट में डालिए। यानी कि पहले उनको थोड़ा समझदार हो जाने दीजिए। घर संपत्ति कैसे चलती है, क्या होता है, संबंध क्या होते हैं, पहले इस बारे में उनको अच्छे से जानकारी हो जाने दीजिए, फिर विवाह के बंधन में उनको बांधिए। कुलीन प्रथा, बहुविवाह आदि को दूर कीजिए। इसके साथ ही लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु उस चाल में नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिसमें उपकार के बदले बुराई होती है। मतलब आपको लड़कियों को पढ़ाना है, लेकिन साथ ही शिष्टाचार के साथ। ऐसी चाल में उनको शिक्षा दीजिए कि वे अपना देश, कुल, धर्म सीखें, पति की भक्ति करें। लड़कों को सहज में शिक्षा दीजिए। तो शिक्षा के साथ सभी को बहुत सारा चीज़ें, नियम, कायदे सिखाने और करने की शक्ति दीजिए। अब उन्होंने देखिए हर एक टॉपिक पे बात करें। अब उन्होंने धार्मिक एकता पर भी बल देने के लिए बात करी है। भारतेंदु धर्म, वर्ग, जाति इत्यादि भेदभाव को लेकर अत्यंत चिंतित थे, इसीलिए वह सांप्रदायिकता व अलगाव को नष्ट करना चाहते थे। इन धर्म के चक्कर में क्या होता है, समाज में अलगाव हो जाता है, तो वो उसके हितैषी नहीं थे, क्योंकि इसी अलगाव के कारण भारत की उन्नति असंभव है। अगर हम अपने ही घर में बटे बटे रहेंगे तो हम प्रगति नहीं कर सकते, इसीलिए वो ये अलगाव नहीं चाहते थे। भारतेंदु लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भाइयों, वैष्णव, शाक्त इत्यादि नाना प्रकार के मत के लोग आपस में बैर छोड़ दें। आप आपस में ही धर्म जातियों में लड़ते रहते हैं, तो उनको सबसे पहले छोड़ दीजिए। यह समय इन झगड़ों का नहीं है।
हिंदू जैन मुसलमान अब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो या नीचा हो, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसको वैसा मानिए। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। वो छोटी जाति का है तो उसे मत जी। जिसके कर्म नीच हैं उनको उस तरीके का भी व्यवहार कीजिए। जाति इसके हिसाब से किसी का व्यवहार, उसका व्यक्तित्व निर्धारित नहीं होना चाहिए। मुसलमान भाइयों को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस हिंदुस्तान में बसकर वे लोग हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें। अपने भाइयों की भांति हिंदुओं से बर्बरता ना करें। ऐसी कोई बात ना करें जो हिंदुओं का दिल दुखाए। और भाई हिंदुओं, तुम भी मत मतांतर का आग्रह छोड़ो। आपस में प्रेम बढ़ाओ। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान सब एक का एक हाथ पकड़ कर रखो। यानी कि सब एक हो, एक एक करके हाथ मिलाकर आगे की तरफ बढ़ते रहो। अब आते हैं स्वदेशी संपत्ति के लिए चिंतित। अब चूंकि भारत में अंग्रेज आए तो अपने साथ बहुत सारी विदेशी वस्तुओं लेकर आए। अब भारतीय लोग उसकी प्रति आकर्षित, तो उन लोगों ने उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिसकी वजह से स्वदेशी वस्तुओं को निगलेक्ट किया जाने लगा। इससे जो स्वदेशी कलाकार थे उनकी रोजी रोटी खत्म होने लगी। तो इसको लेकर भी उनको चिंता थी। भारतेंदु स्वदेशी संपत्ति को नष्ट होने से विचलित थे, क्योंकि अंग्रेज धीरे धीरे भारत का धन लूटते जा रहे थे। सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत अपनी धरोहर धीरे धीरे खो रहा था, जो भारतेंदु से सहन नहीं हो रहा था। वे लोगों को सचेत करते हुए कहते हैं, कारीगरी जिससे तुम्हारे यहाँ वदे है, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। यानी कि तुम स्वदेशी अपनाओ। तो जो हमारे स्वदेशियों द्वारा बनाया गया है हम उसको इस्तेमाल करेंगे, तो इस तरीके से पैसा स्वदेश में ही रहेगा। अगर हम अंग्रेजों द्वारा लाया सामान इकट्ठा करेंगे तो हम उसके लिए जब पेमेंट करते हैं तो वो पैसा विदेश जाता है। तो आपको ऐसी चीजें खरीदनी है जिससे पैसा देश का देश में रहे। इस बात को वह उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि जैसे 1000 धारा होकर गंगा समुद्र में मिलती है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी 1000 तरह से इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। तुम भारतीय होते हुए विदेशी चीजों को अपनाते हो और नतीजा क्या होता है, तुम उन विदेशी चीजों के जरिए अपने पैसे को विदेश भेज देते हो। दिया सलाई जैसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है, यानी कि मैच बॉक्स जो है वो भी बाहर से आती है। जरा अपने को ही देखो, तुम मार्किन की धोती पहनते हो, वह अमेरिका की बनी है। जिस कंकलीलाट का तुम्हारा अंगा है, अंगा का मतलब जो अंगरखा पहनते हो, वह इंग्लैंड का है। फ्रांसीसी की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो और जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने बल रही है, यानी कि जो जल रही है वो। यह तो वही मसल यानी बात हुई कि एक बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनिए, किसी महफिल में गए, कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी ये अंगा तो फलाने का है। यानी कि तुम किसी से मांग कर कपड़ा पहनो और फिर किसी महफिल या पार्टी में चले जाओ, वहां तुम्हारे उस कपड़े को कोई पहचान ले और बोले, अरे ये तो तुम फला से मांग कर लेकर आए, तो कितनी बेइज्जती होगी कि नहीं होगी भाई। दूसरा बोला, आजी टोपी भी फलाने की है, तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया, घर की तो मूछे ही मूछे हैं। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए हो, अपने निज के काम की वस्तु भी नहीं बना सकते हो। तो समझ में आया, जहां पर तुम दूसरों के कपड़े पहन के जाओ और वहां पर तुम्हारे उन कपड़ों को पहचान कर सब तुम्हें टोके कि ये तुमने उसका पहना है, तुमने उसका पहना है। तो ये चीज का उन्होंने मिसाल दी है। भाइयों, अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार उन्नति करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो। वैसी ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो। परदेशी वस्तुएं और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा की उन्नति करो। तो इन्होंने कई तरीके से हमको बताया कि भाई भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई स्वाधीनता से ही उन्नति होगी। उन्होंने बोला कि भाई जो अंग्रेज चीजें लेकर आए हैं उनको भी तुम इस्तेमाल कर कर अपनी प्रगति की सीढ़ी को बना सकते हो। ठीक है, तो भारतेंदु जी की सोच बहुत उच्च थी। उन्होंने बहुत अच्छी चीजें हमें बताई, समझाई, और फिर इसी तरीके से हमारा ये पाठ भी यहाँ पर समाप्त हो गया। ठीक है ना, तो समझ में आ गया आपको कि क्या क्या चीजें इस चैप्टर में बताई गई हैं अलग अलग तरीके से, और सभी मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दी। ठीक है।
तो चलिए, यहाँ पर गद्य खंड खत्म हो चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे अपना काव्य खंड। ठीक है, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।